आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8वीं विषय गणित लेकर हम प्रश्नावली 3.1 आप लोगों के सामने हैं। कुछ सवाल जो हम मिलकर हल करेंगे। पहला सवाल है, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये पहली आकृति, दूसरी, इस प्रकार से हमारे पास 8 आकृतियाँ हैं। प्रत्येक आकृतियों का हमको वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। चलिए वर्गीकरण करते हैं। हमने इस प्रश्नावली की जो अवधारणा से परिचित आप लोगों को पहले करा चुके हैं, उन्हीं अवधारणाओं की मदद लेकर हम इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला है, साधारण बंद वक्र हमको पहचानना है कि इन आकृतियों में साधारण बंद वक्र कौन कौन है। तो साधारण बंद वक्र की पहचान क्या होती है? साधारण वक्र वो जो एक कहीं पर भी ना काटता हो, वो साधारण। और बंद मतलब उसके दोनों सिरे एक दूसरे से आकर के मिले हुए हों। तो हम यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली आकृति में हमने देखा कि ये साधारण बंद वक्र है। ये दोनों सिरे इसके मिले हुए हैं, बंद है। तो ये पहली आकृति साधारण बंद वक्र हो गई। ठीक है, दूसरी आकृति भी साधारण है, वो बंद वक्र है। साधारण मतलब कहीं पर भी नहीं काटती। मिले हुए होना अलग बात है, काटना चाहिए। तो दूसरा भी साधारण बंद वक्र है। तीसरा, ये साधारण बंद वक्र नहीं है, क्योंकि हम दो गोले हैं एक दूसरे को उठा के ये बनाए गए हैं। ये भी देखें हम, साधारण, ये बंद वक्र तो है पर साधारण नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत स्थानों पर काटे हुए हैं, इसलिए साधारण बंद वक्र नहीं है। ये भी साधारण बंद वक्र है, इसका नंबर है 5। ये भी साधारण बंद वक्र है बच्चों, ये भी साधारण बंद वक्र है। और ये साधारण बंद वक्र नहीं, साधारण नहीं है बंद वक्र। तो चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 साधारण बंद वक्र यहाँ पर हमको मिलते हैं। आगे बहुभुज। तो बच्चों बहुभुज की पहचान क्या है? हम बहुभुज की जब तक पहचान मालूम नहीं होगी तो हम पहचान नहीं पाएंगे। तो बहुभुज की पहचान होती है कि साधारण बंद वक्र होना चाहिए और उसको भुजाओं से मिलकर बना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो ये जो है भुजाओं से मिलकर बना है, बंद है और साधारण है, तो ये एक बहुभुज है। तो चलिए हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, पहला बहुभुज है। दूसरा, ये भी साधारण बंद है, ये भी दूसरा भी साधारण है और बहुभुज है। तीसरा देखें तो ये भुजाओं से मिलके नहीं बना है, ये भुजाओं से मिलके बना है, परंतु ये साधारण नहीं है, सरल नहीं है। सरल नहीं मतलब ये बहुत से स्थानों पर काटा है, इसलिए ये सरल नहीं है। इसमें देखें तो ये भुजाओं से नहीं बना है, ये भी भुजाओं से, ये भी नहीं है और ये भी नहीं बना है। तो इस प्रकार से 2 बहुभुज इन आकृतियों में हमको देखने को मिलते हैं। आगे चलें, उत्तल बहुभुज। तो बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, उत्तल और अवतल। तो हमको उत्तल बहुभुज को पहचानना है। तो उत्तल बहुभुज की पहचान ये होती है कि ऐसा बहुभुज, अब बहुभुज चूँकि ये 2 बस हैं, तो इनमें से हमको छांटना है उत्तल कौन है और अवतल कौन है। तो उत्तल की पहचान ये है कि ऐसा बहुभुज जिसके अगर हम शीर्षों को मिलाएं, विकर्ण जो रहता है अगर उस बहुभुज के बाहर है तो वह अवतल बहुभुज है, और अगर विकर्ण केवल बहुभुज के आंतरिक भाग में बनते हैं तो वह उत्तल बहुभुज है। तो बच्चों देखो, इस आकृति में अगर हम विकर्ण खींचते हैं तो ये विकर्ण हमने खींचा, ये कहाँ पर है? बहुभुज के अंदर वाले भाग में। यहाँ पर भी हम विकर्ण खींचते हैं तो भी वो अंदर वाले। तो ये ऐसा बहुभुज कहलाता है उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज कौन सा है हम देखें, दूसरा जो है उत्तल बहुभुज है। अब ये एक और शेष बचता है बहुभुज, लेकिन इसमें जब हम ये वाले शीर्ष से ये वाले शीर्ष को मिलाने वाला ये विकर्ण खींचते हैं तो ये कहाँ खिंचता है? बहुभुज के ये आंतरिक भाग से बाहर खिंचता है, इसलिए ये कैसा बहुभुज है? अवतल बहुभुज है। तो नंबर 1 अवतल बहुभुज है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जाना कि उत्तल बहुभुज दूसरी आकृति है और अवतल बहुभुज ये पहली आकृति है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ आकृतियों की पहचान, आकृति की पहचान हमने की और उनका वर्गीकरण किया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। तो बच्चों हमको विकर्ण की संख्या निकालना है। पहला सवाल है ए अपना कि एक उत्तल चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज। अब चूंकि चतुर्भुज में हमें मालूम है कि चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 4।
भुजाएं कितनी हो जाएंगी, इसमें भुजाएं हो जाएंगी 4। चतुर्भुज में चूंकि 4 भुजाएं होती हैं। तो हमने विकर्ण की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र बताया था। सूत्र है n इंटू n माइनस 3/2। ये आ जाता है विकर्ण की संख्या निकालने का सूत्र। तो कितने विकर्ण होंगे हमें निकालना है, तो हम विकर्ण की संख्या बराबर आ जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। जहाँ पर n क्या है बच्चों, ये भुजाएं जो हैं ये n है, तो हम n के स्थान पर 4 रख देंगे और ये 4 में से 3 कम कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे। इस प्रकार जब हमने किया तो ये 4 में से 3 1 बचा बट्टे 2, और यहाँ पर हल करते 4 गुणा 1, 4 एकम 4 भागित 2, 2 से काट देंगे 4 को, 2 आता है। इस प्रकार से विकर्ण की संख्या कितनी आ गई, 2। और हमें पहले से पूर्व ज्ञात है कि भुजाएं अगर 4 चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2। ठीक है, अगला सवाल है दूसरा। इसमें विकर्ण देंगे एक समषड्भुज। तो समषड्भुज की जब हम बात करते हैं तो समषड्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाओं की संख्या होती षड में 6 भुजाएं। ठीक है, भुजाएं कितनी होती हैं, 6। तो 6 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर विकर्ण कितने होंगे, विकर्ण की संख्या सूत्र है n इंटू n माइनस 3/2। यहाँ पर हम मान रख देंगे, n रख देंगे 6 में से 3 कम करेंगे भागित 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 से 3 घटाएंगे बच्चों तो 3 बचा भागित 2 बराबर से 6 दिया 18 भागित 2, तो एकम 2 नाम 18। तो इस प्रकार से विकर्ण की संख्या आ जाएगी 9। कितने विकर्ण आ जाएंगे, 9 विकर्ण समषड्भुज में होंगे। आगे चलते हैं बच्चों। सी सवाल है त्रिभुज में, कौन सी आकृति में बोला है, त्रिभुज। तो चूंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो इसमें जब हम विकर्ण निकालने का प्रयास करेंगे तो विकर्ण बराबर होता है n माइनस 3/2। यहाँ पर मान रखेंगे n है अभी 3 और 3 फिर रखेंगे, 3 घटाएंगे भागित 2, 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा भागित 2, और 3 गुणा 3 0 भागित 2, और 2 का भाग देंगे 0। तो इस प्रकार से 0 विकर्ण होते हैं, मतलब त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं अपन। अगला सवाल है प्रश्न 3, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो, प्रयास कीजिए। तो बच्चों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो पहला है उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। तो यहाँ जाएगा उत्तल चतुर्भुज के कोणों की जो माप होती हैं, मापों का योगफल आप सबको मालूम है कितना होता है बच्चों, 360 अंश होता है। अब यहाँ लिखा है कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। मतलब अगर चतुर्भुज उत्तल है तो 360 अंश होता है, परंतु उत्तल ना होने पर क्या ये 360 होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अवतल चतुर्भुज अपन ले लेते हैं। तो ये ले लेते हैं एक अवतल चतुर्भुज, 2 भुजाएं हो गई और ये 3 हो गई और ये 4 भुजाओं से ये A, B, C और ये D, ये एक हमने अवतल चतुर्भुज ले लिया। हमने बताया बच्चों अवतल चतुर्भुज क्या होता है, ये अंदर की ओर धंसा होता है और इसकी तो मेन पहचान ये है कि अगर हम यहाँ पर एक शीर्ष खींचेंगे तो ये इसके बाहर की ओर बनता है। तो शीर्ष का बाहर होना वो अवतल चतुर्भुज की पहचान है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक अवतल चतुर्भुज लिया। अब इस पे हमको देखना है कि इसके ये चारों कोण, कोण A, कोण B, कोण
ये वाला सी और कोण ये डी, चारों का योग 360 अंश होता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक चांदा लेंगे और चांदा की सहायता से हम ये वाले कोण को नापेंगे। मान लो ये कोण ये आ जाता है 30 अंश आ जाता है। नापेंगे अपन बच्चे, आपको नाप ये प्रयास करना है, आप नाप के देखना 30 अंश ये आना चाहिए। जितना भी आ जाए उसको यहाँ पे लिखेंगे और ये कोण बी को भी नापेंगे अपन, और जो भी मान आएगा उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। कोण ए बराबर मान लिख देंगे यहाँ पर, कोण बी का मान हम चांदे की सहायता से लिख देंगे यहाँ जो भी आता है। यहाँ भी जो आएगा कोण डी का मान हम लिख देंगे बच्चों यहाँ, कोण डी बराबर जो आता है। आप प्रयास करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। और कोण सी का मान आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हम बता देते हैं कि ये चांदे से हम जो चांदा रहता है वो केवल यहाँ 0 और यहाँ 180 अंश तक की माप बताता है। क्योंकि ये जो माप है ये उससे ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, इसलिए हम चांदे की सहायता से इस कोण को नहीं नाप पाए। तो हम क्या काम करेंगे, इसके इस साइड का जो कोण सी है इसको नाप लेंगे चांदे की सहायता से, और उस ये जो माप आएगी कोण सी के इस साइड में, उस माप को हम 360 से घटा देंगे। तो ये अंदर का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 360 अंश में से ये जो बाहर का कोण आएगा, ये जो भी आता है ये x, इसको घटा देंगे, कोण सी का मान हमारा ये आ जाए। फिर आप क्या करोगे, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए इन चारों कोणों को जोड़ोगे, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी करोगे, तो इसको देखोगे कि ये 360 अंश आता है या नहीं। इसको आपको करके देखना है, ठीक है। तो ये आप चांदी की सहायता से करके देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, एक चतुर्भुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। मतलब हमें ये बताना है कि अगर भुजाएं 7 हों तो उनके कोणों का योग कितना आएगा। एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या ये है। तो बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए हमने जब अवधारणाओं के बारे में बताया था तब हमने बताया था कि कोई भी बहुभुज हो उसके कोणों का योग निकालने के लिए हमें एक सूत्र है। सूत्र ये है, कोणों का योग किसमें, बहुभुज में। कोई भी बहुभुज है तो कोणों का योग निकालना है, तो उसका सूत्र है बच्चों n - 2 × 180। कोणों का योग ये निकालता है। तो भुजाएं n जहाँ पर क्या है भुजाएं, तो अभी हम पहले सवाल को हल करेंगे। सवाल a है, इसमें हम n ले लेते हैं 7, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, ये 180 का गुणा कर देंगे, 7 से 2 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा 180 अंश। तो ये हो जाएगा 5 शून्य 0 5 8 40, हंस खिलाई 4 5 एकम 5 4 9 18 पंचे 90, ये आ जाएगा कोणों का योग 900 अंश। तो इस प्रकार से ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं अगर 7 हैं तो उसके अंदर जो कोण है, ये 7 भुजाओं वाला अगर कोई बहुभुज है बच्चों, तो उसके अंदर के कोणों का योग निकालने का एक तरीका है कि n - 2 × 180 अंश। ये सूत्र की सहायता से हम हल कर लेंगे। अब दूसरा सवाल इसका b है, इसको देखिए। अगर भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं मतलब n का मान अगर 8 है तो ये इसके अंदर के कोणों का योग कितना होगा। तो कोणों का योग हम निकालेंगे, आ जाएगा n - 2 गुणा 180, 8 रख देंगे यहाँ पर 2, और फिर इसका 180 के साथ गुणा करेंगे, 8 से 2 कम करेंगे, 6 गुणा 180, 6 शून्य 0 6 48, 4 6 एकम 6 4 10, 180 अंश। सभी कोणों का योग इस प्रकार से 1080 अंश आएगा बच्चों। तो ये आप इसी प्रकार से 10वां भी कर सकते हो। और अगर भुजाओं की संख्या n है, ये डी नंबर सवाल हम बताते हैं कि अगर भुजाएं कितनी हैं, उस बहुभुज की भुजाएं अगर n हैं तो कोणों का योगफल कितना आएगा। तो इसके लिए हम करते हैं, कोणों का योग आएगा यहाँ पर n - 2 × 180, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों,
चूँकि n तो हमें मालूम है नहीं, तो इसमें मान अगर यहाँ दिया रहता तो अपन रख देते, अब है नहीं तो ये n के स्थान पर हमको n रखना होगा और सूत्र अनुसार फिर इसको पूरा हल करेंगे। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। सवाल है प्रश्न 5, समबहुभुज क्या है? समबहुभुज क्या है? समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं। तो इसको अपन समझते हैं बच्चों। समबहुभुज सम और विषम बहुभुज होते हैं बच्चों। तो समबहुभुज की पहचान ये है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और साथ ही सभी कोण भी उसके बराबर होते हैं, तो वह समबहुभुज कहलाता है। और अगर इस शर्त का पूरा पालन अगर वो बहुभुज नहीं करता, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, कोण बराबर नहीं होते, तो उसको हम विषम बहुभुज कहते हैं। तो समबहुभुज की परिभाषा क्या हो गई? समबहुभुज क्या है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज कहलाता है। मतलब कुल मिला के बच्चों अगर हम इस परिभाषा में देखें तो समबहुभुज भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब दो बातें हैं। एक तो ये समभुज होता है, समभुज मतलब भुजाएं बराबर एक, और दूसरा होता है ये समकोणिक होता है, सभी कोण इसके कैसे होते हैं? बराबर हो। दो बातें इसमें होती हैं समबहुभुज में। ठीक है, तो ये समबहुभुज क्या है? समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला सवाल है नाम बताना समबहुभुज कि अगर 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं तो उस बहुभुज को हम क्या कहेंगे? जिसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर हैं। तो ऐसा कौन सा होता है? त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज? लेकिन 3 भुजाएं वाली आकृति क्या होती है? त्रिभुज। लेकिन जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर हैं, तो वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल है 4 भुजाएं जिसमें हो, अगर कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। तो 4 भुजाओं में हमारा ध्यान जाता है समचतुर्भुज की ओर जाता है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है बच्चों कि समचतुर्भुज ऐसा भी होता है, इसके भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते, इसलिए समचतुर्भुज जो है वो समबाहुभुज नहीं है। तो 4 भुजाओं वाला क्या होता है? तो वो होता है, अब हम जाएंगे आयत और वर्ग के पास, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए, और चारों कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए वो आकृति क्या होगी? वह वर्ग होगा। और तीसरा है 6 भुजाओं वाला, जिसमें 6 भुजाएं हों, तो 6 भुजाएं जिसकी हों, तो 6 भुजाओं वाला समषड्भुज होगा। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से प्रश्नावली 3.1 के हमने 5 सवालों को हल किया। आशा करते हैं आप सबको ये सब सवाल बन पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी समय पर हो सके। धन्यवाद।